नमस्कार दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स MCQ पार्ट थर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ISLM मॉडल पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ISLM मॉडल वाज डेवलप्ड बाई, अर्थात जो ISLM मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? A. हिक्स, B. केन्स, C. फ्रीडमैन, D. नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो ISLM मॉडल हिक्स एंसन के द्वारा दिया गया था और सबसे पहले हिक्स ने दिया था। ये हिक्स अर्थात J.R. हिक्स के द्वारा ये दिया गया था, जो कि उनके 1937 में लेख पब्लिश हुआ था। उसमें ये मॉडल दिया गया था, जो किन्स की बुक 1936 में जो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के पब्लिशन के आफ्टर 1 ईयर पश्चात ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें यह ISLM मॉडल दिया गया था। ब्याज की दर के निर्धारण का जो सिद्धांत है, इसको आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट ISLM मॉडल कंसिस्ट ऑफ, अर्थात जो सरल ISLM मॉडल है वो क्या कंसिस्ट करता है? A. 2 मार्केट्स, B. 3 मार्केट्स, C. 4 मार्केट्स और D. 5 मार्केट्स। तो इसके अंदर जो सिंपल जो ISLM मॉडल है उसमें 2 मार्केट्स हैं, एक प्रोडक्ट मार्केट और सेकंड मनी मार्केट, अर्थात वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार को कंसिस्ट करता है ये। तो राइट आंसर इज 2 मार्केट्स, B। नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्विलिब्रियम इन द प्रोडक्ट मार्केट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच कर्व, अर्थात जैसे कि अभी हमने इस पर चर्चा की कि ये ISLM मॉडल है वो 2 मार्केट को कंसिस्ट करता है, जो सिंपलेस्ट मॉडल है, जिसमें एक प्रोडक्ट मार्केट होता है और दूसरा जो मार्केट होता है वो मनी मार्केट है। तो प्रोडक्ट मार्केट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, अर्थात कौन से कर्व के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो इसमें 2 कर्व होते हैं, एक IS और दूसरा LM कर्व। तो IS कर्व होता है वो प्रोडक्ट मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें IS कर्व, LM कर्व, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। तो IS जो कर्व होता है वो जो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। IS कर्व सिंपल जब हम बनाते हैं तो इसकी जो आकृति होती है IS की इस प्रकार से होती है। IS कर्व, IS से तात्पर्य होता है I अर्थात इन्वेस्टमेंट और S का तात्पर्य इसमें सेविंग होता है। और इसमें एक्सेस की तरफ Y को दर्शाया जाता है और OY की तरफ इसमें ब्याज की दर को दर्शाया जाता है। और दोनों के अंदर जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, अर्थात IS कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि जब ब्याज की दर में कमी होती है, अर्थात ब्याज की दर में कमी होती है तो इसका परिणाम ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आय में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, आय में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर ब्याज की दर में कमी हो रही है और इनकम क्या है? बढ़ रही है। तो विपरीत अर्थात नेगेटिव रिलेशन हो गया दोनों में, इसलिए इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। जैसे मान लीजिए ब्याज की दर है और यहाँ पर आय का स्तर है वो Y1 मान सकते हैं और ये R1 ब्याज की दर है। और जब ब्याज की दर घट करके R2 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आय का जो स्तर है वो भी बढ़ करके आय Y2 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन LM curve shows the equilibrium condition in market A. goods market,
बी प्रोडक्ट मार्केट, सी मनी मार्केट और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो एलएम कर्व होता है वो मनी मार्केट को इंडिकेट करता है, अर्थात मुद्रा बाजार को व्यक्त करता है। एल का तात्पर्य इसमें लिक्विडिटी से होता है, तरलता से होता है। एम अर्थात मनी सप्लाई होती है। और ये मनी मार्केट को इंडिकेट करता है, अर्थात मुद्रा बाजार को ये शो करता है सामने में। राइट आंसर मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईएस कर्व हैज ए स्लोप। जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी इस पर कि जो आईएस कर्व है उसका जो ढाल है वो किस प्रकार का होता है। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो और डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो ढाल होता है आईएस कर्व का वो नेगेटिव स्लोप होता है, अर्थात ब्याज की दर में कमी होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है। तो ब्याज की दर और आय में नेगेटिव रिलेशन होता है आईएस कर्व के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलएम कर्व हैज ए स्लोप। अर्थात जो एलएम कर्व होता है उसका स्लोप किस प्रकार का होता है। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो और डी नॉन ऑफ दीज। तो जब हम एलएम कर्व जब बनाते हैं तो एलएम कर्व के अंदर जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है एलएम कर्व की। एल यानी लिक्विडिटी, एम मनी सप्लाई होती है और यहाँ जो रिलेशन होता है वो ब्याज की दर और आय के मध्य जो संबंध है वो इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो रिलेशन पॉजिटिव होता है, अर्थात ब्याज की दर में और आय में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप लेन देन के लिए अर्थात ट्रांजैक्शन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और प्रिकॉशनरी जो डिमांड होती है, सतर्कता के उद्देश्य से जो मुद्रा की मांग होती है वो भी बढ़ जाती है। और लेकिन इन दोनों में बढ़ने की वजह से सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है? कम उपलब्ध होती है, मुद्रा कम उपलब्ध होती है। और जब सट्टे के लिए मुद्रा की मांग कम उपलब्ध होती है तो ब्याज की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो राइट आंसर इसमें ए पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफेक्टली इलास्टिक सेगमेंट ऑफ द एलएम कर्व इज। अर्थात एलएम कर्व पूर्णतया लोचदार हो तो ऐसी स्थिति में पूर्णतया लोचदार से तात्पर्य होता है कि एक्स एक्स के समानांतर अर्थात हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। और जब हॉरिजॉन्टल कर्व होता है तो ऐसी स्थिति में ये केंजियन रेंज होती है या क्लासिकल रेंज होती है या इंटरमीडिएट रेंज होती है या नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम और एलएम को हम बनाते हैं यहाँ पर ये एलएम कर्व और इसके अंदर यहाँ जो से क्वेश्चन में दिया गया है परफेक्टली इलास्टिक सेगमेंट। तो ये जो पार्ट है इसको परफेक्टली इलास्टिक सेगमेंट कहा जाता है। हम इसको यहाँ से बी और इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं और इसको मान लीजिए यहाँ पर हमने सी से किया। तो ए से बी तक का जो पार्ट है, ए से बी तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जो कहा जाता है वो केंजियन रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंजियन रेंज। ए से बी तक का जो पार्ट है वो केंजियन रेंज कहलाता है, जो कि परफेक्टली इलास्टिक सेगमेंट होता है। और बी से लेकर के हम यहाँ पर इसको सी और इसको यहाँ डी बना देते हैं। तो बी से सी का जो पार्ट होता है, यहाँ जो ये जो रेंज होती है ये इंटरमीडिएट रेंज कहलाती है। तो मध्यवर्ती जो सीमा होती है इसको हम इंटरमीडिएट रेंज कहलाती है। और सी पार्ट से लेकर के जो डी पार्ट तक का जो कर्व का जो एलएम कर्व का पार्ट होता है इसको क्लासिकल रेंज कहा जाता है। इसको क्लासिकल रेंज में आता है।
ये क्लासिकल रेंज कहलाती है। तो ए से बी केंजियन रेंज, बी टू सी इंटरमीडिएट रेंज और सी से लेकर के डी तक का जो पार्ट है वो क्लासिकल रेंज में शामिल होता है। तो इसमें राइट आंसर इज ए केंजियन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द केंजियन रेंज, अर्थात केंजियन रेंज में कौन सी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव जो पॉलिसी होती है केंजियन रेंज अर्थात ए टू बी का जो पार्ट है, इसमें यदि हम मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं, जैसे यहाँ से हमने मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया तो ये जो कर्व जो बढ़ेगा वो इस प्रकार से ऊपर की तरफ चला जाएगा और एल एम डेस ये LM1 हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति अर्थात जो मौद्रिक नीति है उसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ जो इफेक्ट होता है वो IS का रो हम यहाँ पर बनाते हैं। राजकोषीय जो नीति होती है उसका यहाँ पर इफेक्ट होता है। यदि हम राजकोषीय नीति के तहत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ा देते हैं अर्थात IS से IS1 कर देते हैं यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि आय का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ से यहाँ तक आय का स्तर बढ़ जाता है। तो केंजियन जो पार्ट है, इस केंजियन पार्ट के अंतर्गत केवल जो फिस्कल जो पॉलिसी होती है वही इफ़ेक्टिव होती है यहाँ पर। और यहाँ का जो पार्ट है C से D तक का जो ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट के अंतर्गत जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वही इफ़ेक्टिव यहाँ पर होती है। यहाँ पर जब मुद्रा की पूर्ति में जैसे वृद्धि होती है तो हम यदि IS का रो यहाँ पर बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि आय का स्तर क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से। तो यहाँ मौद्रिक नीति है वो प्रभावी होती है क्लासिकल रेंज में, और केंजियन रेंज के अंदर होता है वो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है। और पार्ट B2 पार्ट जो C है यहाँ पर, इस पार्ट के अंदर इंटरमीडिएट रेंज के अंदर क्लासिकल इसमें जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है वो दोनों इफेक्टिव होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है विच पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द केंजियन रेंज, तो केंजियन रेंज के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो इफेक्टिव होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनकम पॉलिसी एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फिस्कल पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है केंजियन रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परफेक्टली इनइलास्टिक सेगमेंट ऑफ द LM कर्व इज। अभी हमने जैसे कि चर्चा की थी कि LM कर्व का जो इनइलास्टिक जो पार्ट है, पूर्णतया बेलुस्तार जो वर्टिकल जो लाइन उसमें दिखाई गई थी उसके अंतर्गत की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। हम एक बार इसको पुनः बना देते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट है वो इनइलास्टिक है। इस पार्ट से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया कि परफेक्टली इनइलास्टिक सेगमेंट ऑफ LM कर्व, ये जो पार्ट है वो इनइलास्टिक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंजियन रेंज है, क्लासिकल रेंज है, इंटरमीडिएट रेंज है, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो केंजियन रेंज है वो तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पार्ट है उसमें है केंजियन रेंज है, और यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें इंटरमीडिएट रेंज, और इससे जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्लासिकल रेंज में आता है। तो जो इनइलास्टिक सेगमेंट है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतः बेलुस्तार है, वहाँ पर वो क्लासिकल रेंज है। तो इसमें राइट आंसर इज B। विच पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द क्लासिकल रेंज, अर्थात कौन सी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है क्लासिकल रेंज में। तो यहाँ पर जो C वाला जो पार्ट है जिसको क्लासिकल रेंज कहा जाता है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से जो आय का स्तर है वो बढ़ जाता है, ब्याज की दर में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव होती है। क्लासिकल रेंज जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक सेगमेंट है, राइट आंसर A मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी इज इफेक्टिव इन द इंटरमीडिएट रेंज, A monetary policy, B fiscal policy, C both policies and D none of these। तो इसमें जो C है both policies है
वो इफेक्टिव होती है इंटरमीडिएट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ किन्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जनरल थ्योरी जो किन्स की जो बुक है वो कब पब्लिश हुई थी? वैसे इसका जो पूर्ण नाम है, कंप्लीट जो नेम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है, और ये पुस्तक 1936 में पब्लिश हुई थी। ए 1936, बी 1776, सी 1930 और डी 1911। तो इसमें ए ऑप्शन इज राइट। 1936 में जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नाम से जो बुक थी पब्लिश हुई थी। 1776 दिया गया है। यहाँ पर एडम स्मिथ की जो बुक है वो पब्लिश हुई थी, जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से पब्लिश हुई थी। और 1911 में है वो प्रोफेसर इरविंग फिशर की जो बुक है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उनकी जो बुक है वो पब्लिश हुई थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के नाम से। तो राइट ऑप्शन इज ए 1936 में जो पब्लिश हुई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉनेटरी पॉलिसी इज कम्प्लीटली इनइफेक्टिव व्हेन द एलम कर्व इज। कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनइफेक्टिव होती है एलम कर्व के कौन से पार्ट में? तो केंजियन जो रेंज है उसके अंदर ये इनइफेक्टिव होती है, क्योंकि ये क्लासिकल रेंज में ही इफेक्टिव होती है। तो केंजियन जो रेंज होता है वो हॉरिजेंटल वाला जो पार्ट होता है वो होता है। तो इसमें राइट आंसर इज बी हॉरिजेंटल, अर्थात जो एक्स एक्स के समानांतर वाला जो पार्ट है वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी वो इफेक्टिव नहीं होती है। तो राइट आंसर बी हॉरिजेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर किन्स एंड द क्लासिक्स इज द टाइटल ऑफ द फेमस पेपर बाई हैंसन, हिग्स, हेरड और हेबरलर। तो ये जो हैंसन के मिस्टर किन्स एंड द क्लासिक नाम से जो पेपर पब्लिश हुआ था 1937 में, जो कि जे.आर. हिग्स के द्वारा लिखा गया था। तो जे.आर. हिग्स का है इसमें, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गाइड टू किन्स, ए गाइड टू किन्स इज द टाइटल ऑफ द फेमस बुक बाई। यहाँ पर एक गाइड टू किन्स से, ये पेपर नहीं है, बुक्स है। और यहाँ पर जो मिस्टर किन्स एंड द क्लासिक्स था ये पेपर लिखा गया था, आर्टिकल्स लिखा गया था, जो कि जे.आर. हिग्स के द्वारा लिखा गया था 1937 में। और एक गाइड टू किन्स से वो जो फेमस बुक है वो एल्विन हैंसन के द्वारा लिखी गई थी, जो 1953 में पब्लिश हुई थी। तो ए हैंसन, बी हिग्स और सी हेरड और डी हेबरलर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हैंसन, अर्थात एल्विन हैंसन, ए हैंसन के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि 1953 में ये बुक्स है वो पब्लिश हुई थी, ये बुक्स है 1953 में। तो राइट आंसर ए हैंसन। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास मल्टीप्लायर पर आयोजित होगी। थैंक्स।